साल 1971 का क्रिसमस था। 17 साल की जूलियन कापकी अपनी मां के साथ बड़े चाव से लांसा फ्लाइट 508 में सवार हुई। वो पेरू के लीमा शहर से इस फेस्टिवल को मनाने के लिए पंगुआना रेन फॉरेस्ट के बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर वाले अपने घर में जा रही थी। खुशकिस्मती से ये बस 1 घंटे की छोटी सी फ्लाइट होने वाली थी, लेकिन नहीं, किस्मत को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। बीच उड़ान में बिना किसी चेतावनी के विमान के 2 टुकड़े हो गए और जूलियन तेजी से हवा में अचानक लगभग 10,000 फीट नीचे गिरने लगी। क्या वो बच पाएगी? और इस फ्लाइट का ऐसा हश्र क्यों हुआ? दोस्तों, अपने कमजोर दिलों को थाम लो, क्योंकि आज की वीडियो ऐसी कई अविश्वसनीय कहानियों के नाम है जहां लोगों ने मौत को चकमा दे दिया। इस हादसे के पिछले दिन ही जूलियन ने अपनी मां के साथ पेरू में हाई स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड की थी। दरअसल पहले उनका प्लान 20 दिसंबर को घर जाने का था, लेकिन इस समारोह के चलते वो कुछ एक्स्ट्रा दिन रुक गई। बस यही चूक हो गई, क्योंकि अगर ये दोनों प्लान के मुताबिक 20 तारीख को चले जाते तो उस बदनाम एयरलाइन लांजा में जाने की नौबत आती नहीं। पिछले 5 सालों में उसके 2 विमान पायलट की गलतियों के चलते क्रैश हो चुके थे। इसी बदनामी के चलते जूलियन के पिता ने उन्हें लांजा में उड़ान भरने से रोक दिया था, लेकिन क्रिसमस पर बाकी सभी उड़ानें बुक होने के चलते वक्त पर घर पहुंचने के लिए उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। फ्लाइट 508 का पोकल्पा में एक शेड्यूल स्टॉप था और यहाँ से इन दोनों को अपने घर का बाकी का सफर कार से तय करना था। इस फ्लाइट की फाइनल डेस्टिनेशन इक्विटोस थी और इसने बिना किसी दिक्कत के सभी 86 यात्रियों को और 6 चालक दल के सदस्यों के साथ सुरक्षित रूप से अपनी उड़ान शुरू की। लेकिन जैसे ही ये 21,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, मतलब समुद्र तल से 4 मील से थोड़ा ऊपर की, तभी अचानक केबिन हिलने लग गया। उनके सामने एक बड़ा तूफान आया था जिसने विमान को गंभीर झटका दिया। भारी खतरे के बावजूद फ्लाइट की क्रू ने यात्रा जारी रखी, क्योंकि उन पर क्रिसमस हॉलिडे शेड्यूल को पूरा करने का दबाव था। इसलिए भारी टर्बुलेंस के बावजूद वो आगे बढ़ते रहे। केबिन के अंदर झटके इतने तेज थे कि सामान ऊपरी लॉकर से नीचे गिरने लगा और एयर होस्टेस भी झूमने लगी। असल में ये विमान एक्सट्रीम वेदर के लिए बिल्कुल नहीं बने थे। बाद में पता चला कि इसे तो बाकी विमानों के स्पेयर पार्ट से बनाया गया था। माना कि ये सस्ते गठबंधन की सरकार थी। इसकी ये भारी कमजोरी तब घातक साबित हो गई जब उस पर बिजली गिरी। इसके जुगाड़ू प्लेन की धज्जियां उड़ गईं। भैया, ये आसमान में अलग होकर तेजी से नीचे गिरने लग गया। अपनी सीट पर फंसी जूलियन ने जब खिड़की से बाहर झांका तो उसने अपनी आंखों से विमान के इंजन की तेज रोशनी की चमक देखी। वो समझ गई थी कि विमान नीचे गिर रहा है और उसे मौत के मुंह में लेकर जा रहा है। लेकिन जैसे ही विमान का ढांचा फटा, वो अचानक विमान से बाहर गिर गई। अपनी सीट पर फंसी और लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई, मतलब 2 मील से थोड़े कम से गिरते हुए जूलियन जानती थी कि उनका बचना अब नामुमकिन है। भाई, बस सिर्फ 6 फीट की ऊंचाई से गिरने से एक इंसान मर सकता है। 10,000 फीट की बात तो छोड़ दो, और पैराशूट के बिना जूलियन बेलगाम होकर टर्मिनल वेलोसिटी पर गिरने वाली थी। ये गिरने वाली वस्तु की मैक्सिमम स्पीड होती है। ऐसा तब होता है जब हवा की रेजिस्टेंस ग्रेविटेशन की डाउनवर्ड फोर्स के बराबर और अपोजिट हो जाती है। पेट के बल पृथ्वी पर फ्री फॉल होने वाले इंसान के लिए टर्मिनल वेलोसिटी 120 मील प्रति घंटा होती है। इतनी तेज गति से जमीन पर गिरना एक दर्दनाक मौत का कारण बनती है। मेरा मरना तय है भैया, यही वो आखिरी ख्याल था जो अपने होश खोने वाले और वर्षावन की गहराइयों में गिरते वक्त जूलियन के दिमाग से गुजरा था। लेकिन फिर हुआ असली चमत्कार। उसकी आंखें खुली। वो घने जंगल में जिंदा अपनी सीट से बंधी हुई थी। उसने अपनी मौत को चकमा दे दिया। माना उसकी कॉलाबोन टूटी थी, हाथ पैरों पर चोटों के गहरे घाव के साथ साथ कंकशन हुआ था, लेकिन किस्मत देखिए उसकी सांसें चल रही थी। पर यह हुआ कैसे? सुनिए। वो 3 रो वाली उस सीट के बीचों बीच में फंसी थी जो पूरे यूनिट के रूप में गिरी। उसके दोनों ओर की 2 खाली सीटों ने एक जुगाड़ू पैराशूट का काम करके हवा के रेजिस्टेंस को बढ़ाकर उसके गिरने को धीमा कर दिया। दरअसल जूलियन विमान को नष्ट करने वाली बिजली के साथ ही प्लेन से नीचे गिरी और तूफान के अपड्राफ्ट इफेक्ट, जहां गर्म हवा की एक धारा तूफानी बादलों की ओर खींचती है, उसने गिरने को धीमा कर दिया। किस्मत से उसका हाथ नहीं छोड़ा और सीधे जमीन पर गिरने के बजाय वो वर्षावन की घनी छतरी में लैंड हुई। 20 से 130 फीट ऊंचे पेड़ों के कारण उसकी सीट पेड़ों के शाखाओं से होकर गिरते गिरते गुजरी, जिससे उसका जमीन पर गिरने से पहले ही नीचे उतरना काफी धीमा हो गया। कमाल है। हालांकि उसके अच्छे दिन अभी नहीं आए थे। घने वर्षावन में वो अकेली लाचार और चोटिल पड़ी थी। उसे अपनी लोकेशन का कोई अता पता नहीं था और गिरने के कारण उसका चश्मा भी खो गया था। कम देखने के कारण उसने अपने आसपास बाकी सर्वाइवर्स की तलाश करना जरूरी समझा। हालांकि वो पूरी तरह से अकेली नहीं थी, क्योंकि पेरू का यह वर्षावन बहुत से खूंखार जानवरों का ठिकाना है यार। ओहो, जैसे कि जगुआर, वो मांसाहारी जीव जिनकी 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार होती है और ये 10 फीट ऊंची छलांग भी लगा सकते हैं। जहरीले डांट मेढक, जो कि भले पहचाने नहीं जाते लेकिन बहुत इतने जहरीले होते हैं कि बस एक टच से आप 10 लोगों को मार दें। बेचारी जूलियन गलती से जहरीले मेढक पर कदम रखने या जगुआर का शिकार हुए बिना आप कैसे जिंदा रह पाएगी? खैर, बाकी लोगों के उलट जिनका शिकार होना पक्का था, जूलियन के पास एक धांसू एडवांटेज था। उसका पालन पोषण वर्षावन में हुआ था। शुक्र है फंगुआना रिसर्च सेंटर के उसके घर का, जहां उसने काफी सारे सर्वाइवल स्किल्स को सीखा था। तो भले ही क्रैश में उसका एक जूता बचा था, पर उसने चालाकी से उसका इस्तेमाल जमीन का परीक्षण करने के लिए किया ताकि वो सांपों के वार से बच पाए। खुशकिस्मती से स्ट्रिक से वो सांप बाकी जानवरों से बचकर भागने में सफल रहे। आखिरकार उसे एक छोटी सी खाड़ी मिल गई
वो इसमें कूद कर चलती रही। ऐसा करके वो जंगल की हर जहरीली चीज़ पर कदम रखने से बचती रही। और बॉस, जंगल में खो जाने पर बस ये सिंपल चीज़ करो, नीचे की ओर बहने वाले पानी को फॉलो करो, क्योंकि ये अक्सर आपको इंसानों की बस्ती तक लेकर जाएगा। 3 दिनों तक नदी के रास्ते चलने के बाद जूलियन को कुछ चौंकाने वाली चीज़ें मिली। उसे टूटे हुए विमान का मलबा मिला। इसमें खोजबीन के वक्त उसे मिठाइयों के थैले के रूप में कई दिनों के बाद कुछ खाने को मिल गया, लेकिन उसे वहाँ कोई दूसरा सर्वाइवर नहीं नजर आया। इसलिए वो धारा को फॉलो करती चली गई। जहाँ जंगल में दिन गर्म और चिपचिपे थे, वहीं रात निहायत ही ठंडी थी और उसने बस एक छोटी स्लीवलेस मिनी ड्रेस पहनी थी। फिर भी वो जैसे तैसे गुजारा करके खुद को गर्म और जिंदा रखने की पूरी कोशिश करती रही। और यात्रा के 10वें दिन तक मिठाइयाँ खत्म हो गई। वो भूख से कमजोर हो गई और उसकी बाजू का घाव सड़कर उसमें कीड़े पड़ने लगे। तभी उसने देखा कि ये छोटी स्ट्रीम एक बड़ी नदी का हिस्सा बन गई और यहीं उसकी नजरें उसके अगले सहारे पर पड़ी, एक खाली नाव पर। पहले उसे लगा कि ये उसका एक वहम है, क्योंकि उसने जंगल के इस घने फैलाव में कोई इंसान नहीं देखा। लेकिन फिर नाव को छूने पर उसे तसल्ली मिली, तो ये असली है। माना कि वहां पर लोग मौजूद थे। थोड़ी मशक्कत के बाद उसे जंगल में एक छोटा सा रास्ता नजर आया। उस पर चलते हुए वो पत्तियों वाली एक झोपड़ी तक पहुंची। उसे 1 लीटर गैसोलीन मिला। भले ये काफी नहीं था, पर उसे याद आया कि एक बार उसके पिता ने कुत्ते घाव से कीड़े हटाने के लिए इसको छिड़का था और इसलिए उसने इसे अपनी इन्फेक्टेड बाजू पर छिड़क दिया। उधर से चिल्लाने लगी, क्योंकि कीड़ों ने उसकी बाजू में अंदर और ज्यादा घुसकर छिपने की सख्त कोशिश की थी। लेकिन जैसे जैसे जूलियन ने 30 कीड़ों को बाहर निकाल दिया। आमतौर पर आपको खुले घाव पर गैसोलीन डालने की मैं सलाह कभी नहीं दूंगा। यह खतरनाक बात है, क्योंकि लंबे समय तक स्किन पर गैसोलीन से आपको केमिकल बर्न हो सकता है। लेकिन जूलियन के पास कोई रास्ता नहीं था और इस खतरनाक फर्स्ट एड ने उसे इन्फेक्शन से बचाकर नई जिंदगी दे दी। लेकिन जनाब, अगर आपके घाव पर कभी कीड़े ऐसे ताता थैया करें ना, तो बॉस अस्पताल जाना, गैस स्टेशन नहीं, ठीक है। खैर, उसने झोपड़ी में रात बिताई और अगले दिन उसने कुछ आवाजें सुनी। झोपड़ी के मछुआरे मालिक वापस आ गए। इस अजीब लड़की को देखकर वो चौंक गए, लेकिन उसकी कहानी सुनने के बाद प्रॉपर फर्स्ट एड देकर वो उसको पास के एक क्षेत्र में ले गए। फाइनली 11 दिनों तक जंगल में भटकने के बाद जूलियन को एयर लिफ्ट करके अस्पताल ले जाकर उसके पिता से मिलवाया गया। आपको लगता होगा इसमें क्या है, हम भी प्लेन क्रैश के बाद जंगल में 11 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। तो रुक जाओ, बाद में पता चला कि शुरुआती दुर्घटना में 14 लोग और बचे थे। इसमें दुखद रूप से जूलियन की मां मारिया शामिल थी। दुख की बात है, गंभीर चोटों के चलते बचाए जाने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। मारिया के शव को 12 जनवरी 1972 को खोजकर दफनाया गया। बचे हुए बाकी लोग भी बुरी तरह से जख्मी थे और कुछ लोग जंगल में छिपे उन खतरों के शिकार हुए थे। अब बताओ भैया, क्या आप सरवाइव कर पाते? इन जानलेवा यात्राओं के बाद जूलियन अपने माता पिता की मातृभूमि जर्मनी लौट आई, जहां चोटों से उबरकर वो पूरी तरह से ठीक हो गई। हालांकि जूलियन का इतना बुरा एक्सपीरियंस भी जंगल के प्रति उसके प्यार को कम नहीं कर पाया। उन्होंने म्यूनिख विश्वविद्यालय से पीएचडी की और चमगादड़ों में विशेषज्ञता के साथ मैमोलॉजी पर रिसर्च करने के लिए पेरू लौट आई और 2000 में पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने पंगुआना रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर का पद संभाला। माने आप जूलियन को जंगल से निकाल सकते हैं, लेकिन आप जूलियन के दिल से जंगल नहीं निकाल सकते। लेकिन दोस्तों, जूलियन इकलौती ऐसे इंसान नहीं जो कि मौत को हराकर अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा बची थी। सर्वाइवल की और भी बहुत सारी शानदार कहानियां मौजूद है, लेकिन इससे पहले कि हम उनको देखें, आप नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दो। कर दिया? गुड। चलिए अब बाकी सर्वाइवर्स को देखते हैं जिन्होंने हर चुनौती को मात दी। रेडिएशन पर पलटवार। जी हाँ, हम सभी ऑफिस वाली सर्दी के मारे लोग हैं। कभी फोटोकॉपियर काम नहीं करता तो कभी एसी खराब हो जाता है, या फाइनेंस वाले मियाँ बेताल बनकर पिछवाड़े से चिपके रहते हैं। लेकिन हम में से किसी को भी काम पर थियोरेटिकल फिजिसिस्ट एनाटोली बुगार्स्की जितना खराब सरदर्दी नहीं हुई होगी। आपको लगता होगा कि फिजिसिस्ट अपना सारा वक्त व्हाइट बोर्ड पर लिखने और चाय पर चर्चा करते हुए बिताते होंगे। बिग बैंग शो से बाहर निकलो यार। खैर, असल में थियोरेटिकल फिजिक्स निहायत ही खतरनाक साबित हो सकती है। दरअसल एनाटोली 1978 में इंस्टीट्यूट फॉर हाई एनर्जी में एक रिसर्चर के तौर पर काम करते थे। रूस के प्रोटिविनो में 13 जुलाई को पार्टिकल एक्सेलरेटर में एक खराब उपकरण की जांच कर रहे थे। ये कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस चार्ज पार्टिकल्स की बीम्स उत्पन्न करने के लिए प्रोटॉन जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हाई स्पीड से फायर करते हैं ताकि फिजिसिस्ट स्टडी कर सकें। आपको बता दें कि प्रोटॉन की खुद की बीम्स में बड़ी मात्रा में रेडियो एक्टिव एनर्जी होती है और आपको पता है कि हाईली रेडियो एक्टिव कोई भी चीज घातक हो सकती है। अब इस उपकरण में खराबी की जांच करने के लिए अनातोली को अपना सिर उस जगह पर चिपकाना पड़ा जहां प्रोटॉन बीम्स इस ट्यूब से होकर गुजरती हैं। अगर ये सुनने के बाद आपके पसीने छोड़ गए ना, तो जरा रुक जाओ, क्योंकि बाद में पता चला कि उस दिन सेफ्टी तंत्र विफल होने के चलते वो मशीन गलती से एक्टिवेट हो गई थी। लगभग लाइट की स्पीड के बराबर एक हाई प्रोटॉन बीम उसकी खोपड़ी को चीरते हुए गुजरी, एक रेडियो एक्टिव बुलेट की तरह। ये उसके सिर के पीछे दिमाग के निचले आधे हिस्से और उसकी नाक के बाईं ओर से होकर निकली। आपको बता दूं, एक इंसान के लिए रेडिएशन की जानलेवा खुराक 500 से 600 रेंटगेन है और अनातोली के सिर को इसकी 2 लाख से 3 लाख रेंटगेन की लोकल डोज मिली थी। ये भी सुनिए, कुख्यात चेरनोबिल मेल्टाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र में बस 20,000
रेट गेन मापे गए थे भाई। उसे कोई दर्द महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन उसे एक चमकीली फ्लैश नजर आई। उसने काम करना जारी रखा। इस घटना के वक्त उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हालात बदतर होते चले गए जब उसके चेहरे का बायां हिस्सा इतना सूज गया कि लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे। डॉक्टर्स द्वारा उसकी हालत को जांचने के लिए उसे तुरंत मॉस्को के क्लिनिक में भेज दिया गया। यहाँ पर कहा गया कि रेडिएशन की भारी मात्रा को देखते हुए उसका बचना नामुमकिन था। गेम ओवर। अगले कुछ दिनों में उसके सिर के पीछे और चेहरे के बाईं ओर की त्वचा छिल गई, जिससे प्रोटॉन बीम के गुजरने का रास्ता नजर आने लगा। उसके बिगड़ते हालत पर कड़ी निगरानी रखी गई, लेकिन वो बच गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेडिएशन उसके शरीर के माध्यम से एक छोटे सिंगल पाथ पर केंद्रित था, बजाय उसके कि ये पूरे शरीर में फैला हो जैसा कि इसके बाकी विक्टिम्स के साथ होता है। रास्ता सीमित था, इसलिए वो बच गया। हालांकि उसे काफी नुकसान पहुंचा। उसके सिर के बाईं ओर की नसें पूरी तरह से नष्ट होने के कारण उसके चेहरे का वो हिस्सा निष्क्रिय हो गया। वो बाएं कान से बहरा हो गया। उसे टिनाइटिस हो गया, जिसमें लगातार रिंगिंग साउंड आती है। फिर भी लिटरली एक सुपर चार्ज रेडियो एक्टिव बीम दिमाग से गुजरने आने के बाद उसका इंटेलेक्ट बिल्कुल ठीक ठाक था और उसे अपनी पीएचडी भी पूरी की। पहले 12 सालों तक कभी लगा नहीं कि उसका ब्रेन डैमेज हुआ था। बस उसे कभी कभी छोटे से सीजर होते थे, टोटल ब्लैंक हो जाता था, जिससे अक्सर वो एक ही जगह पर घूरता रहता था, एकदम वैसे ही जैसे मेरे दोस्त मेरे भद्दे जोक की बात करते हैं। हालांकि बाद के सालों में उसकी हालत काफी खराब हुई। तब उसे 6 बड़े दौरे पड़ चुके हैं, हूबहू वैसे ही दौरे जैसे आप टीवी सीरियल्स में अक्सर देखा करते हैं। लेकिन हैरान यह है कि अनातोली के चेहरे का बायां हिस्सा दुर्घटना के बाद एक दिन भी बूढ़ा नहीं हुआ। जब वो गुस्सा करता है तो उसके माथे का सिर्फ आधा ही हिस्सा सिकुड़ता है। असल में झुर्रियां त्वचा के नीचे चेहरे की मसल्स की बार बार होने वाली गतिविधियों के कारण होती है, पर जब मसल्स जम जाए तो वे त्वचा को स्ट्रेच नहीं करती और इस तरह मुस्कुराहट या भौं की रेखाओं जैसे उम्र बढ़ने वाले साइन भी रुक जाते हैं। अपनी आधी जवानी के साथ अनातोली ने इसी इंस्टीट्यूट में काम करना जारी रखा और यहाँ तक कि उसने फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स के कोऑर्डिनेटर का भी पद संभाल लिया। पर अब वो वैसी गलती दोबारा बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसे असाधारण सर्वाइवल के बावजूद अनातोली को 10 साल से ज्यादा वक्त तक इसको पब्लिकली शेयर करने पर बैन था, क्योंकि वो सोवियत संघ के शासनकाल में हुआ था। इस दौरान परमाणु परीक्षण की सीक्रेसी जरूरी थी ताकि इसकी जानकारी अमेरिका उसके पश्चिमी दुश्मन देशों में लीक ना हो। साल में 2 बार अनातोली जांच के लिए मास्को रेडिएशन क्लिनिक में जाते थे, जहां उन्होंने परमाणु दुर्घटना के बाकी पीड़ितों से मुलाकात की। इन्होंने भी गोपनीयता की शपथ ली। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद ही उन्हें उनकी लंबे समय से चली आ रही चुप्पी से मुक्ति मिली। तभी तो मैं आज आपको अविश्वसनीय कहानी बता पा रहा हूँ मेरे भाई। अनातोली आज के एक ऐसे इंसान के रूप में मशहूर हैं जिसने लिटरली इंसान की फिजिकल लिमिट्स और सर्वाइवल की हमारी क्षमता को नया आयाम दिया है। माना कि वो एक सुपर टफ फिजिसिस्ट है, लेकिन इसके बाद उन्होंने भी वो पीली टोपी पहनना शुरू की होगी, है ना। एंट बुलेंस की जय हो। आपके बकेट लिस्ट में क्या है? शायद डॉल्फिन के साथ तैरना या हर कॉन्टिनेंट की यात्रा करना। कई लोगों के बकेट लिस्ट में पहला नंबर स्काई डाइविंग का होता है। जी हाँ, इस चैनल पर जो मैंने अभी अजीब कहानियां सुनाई हैं उसके बाद तो मैं कभी भी अपनी मर्जी से विमान से नहीं कूदूंगा। लेकिन बॉस, वो कहानी कुछ भी नहीं है। भाग्यशाली जॉन लेस्ली मरे वाला किस्सा सबसे ज्यादा धांसू है। 1999 में जॉन ने हाल ही में स्काई डाइविंग में अपना पहला कदम रखा। एक डाइव ने उसके कुछ नए गियर आजमाने का सोचा, तभी स्काई डाइविंग में होने वाला सबसे बड़ा कांड हो गया। उसका मैन पैराशूट खुला नहीं भाई, वो 14,500 फीट की ऊंचाई से गिरने लगी और वो जमीन से बस 700 फीट ही ऊपर थी। तभी जैसे तैसे उसने अपना इमरजेंसी पैराशूट खोल लिया। शूट खोलते ही उसका नियंत्रण खो गया और वो 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसके राइट साइड की ज्यादातर हड्डियां का कचूमा निकल गया, टक्कर से दांतों की फिलिंग्स उड़ गई और सबसे बदतर यह हुआ कि वो फायर एंड्स के टीले पर क्रैश हुई। यार, इससे बुरी किस्मत क्या होगी। लेकिन चींटियों वाली ये लैंडिंग उसके लिए एक तरफा तोहफा बनकर आई। अपने घर पर घुसपैठ से झंझनाई फायर एंड्स जोहान पर टूट पड़ी और उन्होंने उसे 200 से ज्यादा तीखे इंजेक्शन लगाए। उनके प्रत्येक डंक से केमिकल पाइपरिडीन वाला जहर सीक्रेट होता है। इससे भारी जलन त्वचा पर फफोले पड़ते हैं। हालांकि इस किस्से में उन्होंने जॉन को नई जिंदगी दे दी, क्योंकि उन्होंने उसके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके मदद आने तक उसकी हार्ट भी जारी रखी। हादसे के बाद जॉन 2 हफ्ते तक कोमा में रही, लेकिन 20 कंस्ट्रक्टिव सर्जरी और 17 ब्लड ट्रांसफ्यूज के बाद अगले 6 हफ्ते में उसे अस्पताल से पूरी तरह से ठीक होने पर छुट्टी मिल गई। अब आपको लगेगा कि जॉन ने फिर कभी स्काई डाइविंग नहीं की होगी, है ना। खैर, अविश्वसनीय रूप से सिर्फ 2 साल के बाद फिर से स्काई डाइविंग करने लगे। टेलर स्विफ्ट को हटाओ यार, इस कहानी की हीरो तो चींटियां हैं, है ना। गो विद द बोट। हर मर्द की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो लॉस्ट और आधा अधूरा महसूस करने के चलते कई बुरे फैसले करता है। इसे मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। यही वो समय होता है जब पैसे ना होने के बावजूद कुछ मर्द नई गाड़ियां खरीदते हैं या फिर पीठ पर कुछ बेतुके टैटू बनवाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। लेकिन डगल रॉबर्टसन के मामले में, जो पूर्व ब्रिटिश नौसेना नाविक से एक डेयरी फार्मर बना था, उसने अपने मिड लाइफ क्राइसिस में पूरे खानदान को भी घसीट लिया था। 27 जनवरी 1971 को डगल, उनकी पत्नी और उनके 4 बच्चे एक स्कूनर में समुद्र की यात्रा पर निकले। 43 फीट लंबी सेलिंग बोट
थी। उसने सोचा कि दुनिया भर की ये नाव यात्रा उसके बच्चों को जिंदगी में बेशक कीमती सबक सिखाएगी। इसलिए इस परिवार ने समुद्र में 17 महीने बताए। उन्होंने एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक घूमते हुए दुनिया देखी, लेकिन ये सेलिंग इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि 15 जून 1972 को उनका सामना गैलापागोस द्वीप के तट पर किलर व्हेल के रूप में हो गया। यूं तो ये ऑर्कास आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन शायद ये झुंड डगल के पेरेंटिंग के अंदाज से खुश नहीं था, या इसकी गुंजाइश ज्यादा है कि उन्होंने नाव को व्हेल जैसा शिकार समझकर धावा बोल दिया। उन्होंने जहाज को तोड़ फोड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। स्कूनर के तेजी से डूबने के कारण परिवार को इसे छोड़ना पड़ा। वो एक लाइफ बोट और एक छोटी डोंगी में सवार होकर ज्यादा खाना इकट्ठा करने पर मजबूर हो गए, लेकिन सिर्फ 6 दिन में खाना खत्म होने के चलते मजबूरी में इस परिवार को जिंदा रहने के लिए सर्वाइवल मोड में जाना पड़ा। उन्होंने पीने के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा किया, लेकिन जब वो भी खत्म हो गया तो उन्हें और भी ड्रास्टिक कदम उठाना पड़ा। उन्होंने कछुए का खून पिया। माना कि खून से डिहाइड्रेशन रुक जाती है, लेकिन इससे हेमोक्रोमेटोसिस का खतरा होता है, जिससे शरीर में ज्यादा आयरन एब्जॉर्ब करके आपके इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। फिर भी ये समुद्री जल पीने से तो बेहतर है, जिसमें नमक की ज्यादा मात्रा खतरनाक रूप से आपको डिहाइड्रेट करती। ये कछुए उनका मेन फूड सप्लाई बन गए, क्योंकि वे मांस के लिए आसानी से उनका शिकार करते और वे खुद को गर्म रखने के लिए इसके फैट को पिघलाकर तेल बनाकर मालिश करते। पूरे 38 दिनों तक रॉबर्टसन परिवार समुद्र में खोया रहा, लेकिन वे इतने लंबे समय तक जिंदा रहने में कामयाब रहे और आखिरकार 23 जुलाई को एक जापानी फिशिंग ट्रॉलर द्वारा उनको खोजा गया। परिवार को बचा लिया गया और जमीन पर लौट आए। हालांकि ये निश्चित रूप से एक एडवेंचर था जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन अगर डगल ने फिर किसी ट्रिप का प्लान बनाया तो सब लोग पहले ही छूमंतर हो जाएंगे भाई। व्हेल को नमस्ते कहो। दोस्तों, सबके पास छुट्टियों के लाखों किस्से होते हैं, लेकिन जूली और लिज की कहानी से बढ़कर कुछ नहीं है। नवंबर 2020 में जूली मैकसोरले और लिज कॉन्ट्रियल सैन लुइस ओबिस्पो कैलिफोर्निया में कायाकिंग कर रहे थे। उस दिन तट के पास का समुद्र पर्यटकों और समुद्री जीवों दोनों से खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि खाड़ी में हम्पबैक व्हेल मछलियों को खा रही थी। व्हेल देखने के शौकीन जानते हैं कि इनसे कम से कम 300 फीट दूर रहना चाहिए। माना कि लगभग एक फुटबॉल मैदान जितनी दूरी है, लेकिन जूली और लिज ने दूरी का गलत अनुमान लगाया, जिसके चलते मछलियों का एक भारी घना झुंड, जिसे बेट बाल कहा जाता है, उनकी कश्ती के बेहद करीब मंडराने लगा। जूली और लिज को इसे रास्ते से हटने की चेतावनी समझना चाहिए था, लेकिन बहुत देर हो गई थी। कुछ देर के बाद अचानक उनको एहसास हुआ कि वे एक हम्पबैक व्हेल के मुंह में फंस गई हैं। क्या वो पूरी निगले जाने वाली थी? एक एडल्ट हम्पबैक व्हेल की लंबाई 56 फीट और वजन 44 टन तक हो सकता है। माना कि ये एक बॉलिंग लेन के एंड टू एंड जितना हुआ, और ये एक औसत कार के वजन से 20 गुना ज्यादा है। इस साइज के विशाल जानवर के पेट में जूली और लिज आराम से समा जाएंगे। हालांकि अपने बड़े साइज के उलट इन व्हेल के गले छोटे होते हैं और एक इंसान की मुट्ठी के साइज के होते हैं, और एक बड़े भोजन को निगलने के लिए इसका डायमीटर सिर्फ 15 इंच तक फैलता है। दरअसल हम्पबैक एक बेलीन व्हेल है। माना दांतों के बजाय उनके पास ब्रिसल जैसी बेलीन होती है, जो उनके मुंह के आगे एक छलनी जैसा काम करती है। वो एक ही बार में बड़ी मात्रा में पानी और मछली को खींच लेती है, फिर अपने बेलीन फिल्टर से पानी को वापस बहाकर बाहर धकेलती है, मछली को पूरा निगल लेती है। व्हेल की नेचुरल इंस्टिंक्ट ऐसी किसी भी चीज को उगल देना है जिसे वे निगल नहीं सकती, और ये व्हेल भी जूली और लिज जैसी ही हैरान थी। जब उसने गलती से उनको निगल लिया तो सौभाग्य से इसने तुरंत उन दोनों को वापस बाहर फेंक दिया, उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए वापस पानी में फेंक दिया। हालांकि ये सोचकर बेवकूफी ना करना कि किसी भी बूढ़ी व्हेल के मुंह में कूदना सुरक्षित है। अगर जूली और लिज गलती से स्पर्म व्हेल के संपर्क में आती ना, तो उनकी कहानी का बुरा अंत होता भाई। स्पर्म व्हेल दांतेदार व्हेल होती हैं, और वो एकमात्र ऐसी प्रजाति हैं जिनका गला इतना बड़ा होता है कि वो पूरे इंसान को निगल सकती हैं। 65 फीट लंबे समुद्री मैमल्स का गला विशाल स्क्विड जैसे बड़े शिकार को खाने के लिए बना होता है, जिसे वो कभी कभी पूरा निगल लेते हैं। इनफैक्ट एक विशाल स्क्विड जो 46 फीट तक लंबा हो सकता है, पहले भी एक स्पर्म व्हेल के पेट के अंदर पूरी तरह से बरकरार पाया गया है। लेकिन सर्फिंग करते वक्त गलती से स्पर्म व्हेल का टूथपिक बनने की चिंता ना करें, क्योंकि इसके मिलने की संभावना खासा ज्यादा नहीं है। ये व्हेल खुले समुद्र में रहना पसंद करती हैं। स्क्विड का शिकार करने के लिए नियमित रूप से 10,000 फीट से अधिक की गहराई तक गोता भी लगाती हैं। इसलिए जब तक आप पनडुब्बी में घूम नहीं रहे हो, इसकी संभावना नहीं है कि आप निकट भविष्य में किसी स्पर्म व्हेल से टकराएंगे। ऐसा नहीं है कि व्हेल भी आपके पास दौड़ कर आना चाहती है, वे अकेला घूमना और पॉडकास्ट सुनना पसंद करती हैं, समझे? पॉडकास्ट व्हेल, इस गंदे जो के लिए माफी चाहूंगा। आपके अनुसार इनमें से जिंदा रहने की कौन सी कहानी सबसे शानदार थी? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और देखने के लिए शुक्रिया।